आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस बुक का जो पहला चैप्टर है आपके वह है सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। और परिपथ विश्लेषण से पूर्व हम कुछ डेफिनेशंस को लेंगे। इन डेफिनेशन का जानकारी परिपथ विश्लेषण से पूर्व अति आवश्यक है। और इन डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है जाल, नेटवर्क। जाल की डेफिनेशन पढ़ने से पूर्व आपने छोटी कक्षाओं में कुछ पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जैसे कि विद्युत स्रोत है, प्रतिरोध है, संधारित्र है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, प्रेरकत्व है आदि। इनमें जो विद्युत स्रोत है वो ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, अर्थात इस विद्युत स्रोत के द्वारा परिपथ में करंट फ्लो होती है। इनके अतिरिक्त जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रतिरोध, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि ये सभी चालक अवयव कहलाते हैं, विद्युत चालक अवयव कहलाते हैं। चालक अवयव इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने में से करंट का फ्लो करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अवयव करंट का फ्लो कम करे, कोई अधिक करे, निर्भर करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसकी इम्पीडेंस कितनी है। यदि हम किसी विद्युत स्रोत और विभिन्न चालक अवयवों को लेकर के एक साइकिल बनाएं, परिपथ बनाएं, तो हमें विद्युत परिपथ प्राप्त होता है। यदि इन विद्युत परिपथों की संख्या एक से अधिक है तो उन विद्युत परिपथों के समूह को हम जाल कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और यही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है कि विद्युत स्रोत तथा विभिन्न चालक अवयवों से संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। अब यह जाल दो प्रकार का होता है। कई नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा का स्रोत लगा होता है, एनर्जी सोर्स लगा होता है, और कई नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी का सोर्स नहीं लगा होता है। तो ऐसे नेटवर्क जिनमें एनर्जी का सोर्स लगा हो, विद्युत स्रोत लगा हो, उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं, सक्रिय जाल कहते हैं। और ऐसा नेटवर्क जिसमें एनर्जी सोर्स नहीं लगा हो उसे हम इनएक्टिव नेटवर्क कहते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा अपन ने कि एक्टिव नेटवर्क में कि ऐसा नेटवर्क जिसमें ऊर्जा स्रोत अर्थात विद्युत स्रोत उपस्थित हो, सक्रिय जाल कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन लिखी है, ऐसा नेटवर्क जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित न हो, निष्क्रिय जाल कहलाता है। अभी ये जो ऊर्जा स्रोत अपन ने लिए हैं, इन ऊर्जा स्रोतों को दो प्रकार के माने गए हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट है विद्युत स्रोत और दूसरा पार्ट है धारा स्रोत। तो सबसे पहले लेते हैं वोल्टा स्रोत को। यहाँ वोल्टा स्रोत में हमने एक सर्किट बनाया, ज़रा ध्यान से देखेंगे। उसमें अपन ने एक विद्युत स्रोत लिया है और उसका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ध्यान से देखें तो कैपिटल ई से लिखा है। और एक अपन ने ZL से लिखा है बाह्य प्रतिबाधा। और उसके ऊपर ध्यान से देखें तो एक तीर का निशान लगाया हुआ है। उस तीर के निशान का मतलब है कि ये बाह्य प्रतिबाधा वेरिएबल है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन अपन दे रहे हैं वोल्टा स्रोत की। और वोल्टा स्रोत की डेफिनेशन से पहले हम
अध्ययन करना चाहेंगे कि आदर्श वोल्टता स्रोत क्या होता है। इस सर्किट में हमने एक बाह्य प्रतिबाधा ZL हमने जोड़ रखी है, वो यहाँ अपने को दिखाई दे रही है सर्किट में। लेकिन सेल के अंदर उसकी आंतरिक प्रतिबाधा भी होती है, और वो आंतरिक प्रतिबाधा क्या होती है कि सेल के अंदर आयनों के द्वारा धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न की जाती है, और उस रुकावट को कहते हैं हम आंतरिक प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पीडेंस। उसको आगे हम ZIN से लिखेंगे, यहाँ इसको शो नहीं किया है, वो सेल के अंदर ही सम्मिलित है। तो हम बात कर रहे थे आदर्श वोल्टता स्रोत की, और आदर्श वोल्टता स्रोत की डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा ZIN उपस्थित न हो, उपस्थित नहीं होने का मतलब ये है कि उसका मान बहुत कम हो, बाह्य प्रतिबाधा की तुलना में उसकी वैल्यू बहुत कम हो, और कम इतनी हो कि उसको हम नगण्य मान सकें, अर्थात उसको छोड़ सकें। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित न हो तथा इसके साथ जुड़े बाह्य प्रतिबाधा ZL के किसी भी मान के लिए, अब किसी भी मान के लिए से मतलब है कि ZL का मान परिवर्तनशील है, उसको हम अपने इच्छानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो मान कोई सा भी हो सकता है। किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे, अर्थात ZL की वैल्यू आप चाहे कितनी कम करो और चाहे कितनी ही ज़्यादा करो, लेकिन उसके सिरों पर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। पुनः डेफिनेशन को बोल देता हूँ एक बार कि यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित न हो तथा इसके साथ जुड़े बाह्य प्रतिबाधा ZL के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे, तो उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। लेकिन आदर्श वोल्टता स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि प्रत्येक वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित रहती है, अर्थात उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। वैल्यू चाहे कितनी रहे, नॉन ज़ीरो रहेगी, लेकिन रहेगी। और वो जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। यदि ऐसा है तो ऐसे वोल्टता स्रोत को हम वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं, और उसी वास्तविक वोल्टता स्रोत का हमने सर्किट नंबर 2 बनाया है। और इस सर्किट में ZIN को शो किया है और ZL को शो किया है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इस बाह्य प्रतिबाधा ZL के सिरों पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। यदि हम यह मान लें कि सर्किट नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो ZL के सिरों पर वोल्टेज की वैल्यू ओम का जो नियम है उसमें लिखते हैं अपन V = I × R। वहाँ V की जगह यहाँ अपने लिखा है EL। L का मतलब है लोड रेजिस्टेंस, कि लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज वो है EL = बहने वाली करंट I, और रेजिस्टेंस R की जगह अपने लिखा है ZL। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सर्किट में बहने वाली करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी I की, और अगर इस I की वैल्यू निकालें तो इस परिपथ में बहने वाली करंट की वैल्यू I = है कि हमने सर्किट में कितना वोल्टेज लगाया है, कितना विद्युत वाहक बल लगाया है, उसकी वैल्यू E/, सर्किट की टोटल इम्पीडेंस, और वो टोटल इम्पीडेंस है ZIN + ZL। प्लस इसलिए हुई है कि ZIN और ZL दोनों श्रेणी क्रम में लगी हुई है,
और श्रेणी क्रम में इम्पीडेंस की वैल्यू या इम्पीडेंस ऐड हो जाती है, इसलिए वैल्यू आती है I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। ये I की वैल्यू अपन समीकरण 1 में रख दें तो मान आता है अपने पास ई एल इज इक्वल टू ई जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। अब अगर ध्यान से देखें तो ई एल की वैल्यू किस पर निर्भर कर रही है, जेड एल पर, क्योंकि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल का मान कांस्टेंट है और सेल की इंटरनल इम्पीडेंस जेड इन भी कांस्टेंट है लगभग। वेरिएबल क्या है, सिर्फ जेड एल। अर्थात यदि जेड एल का मान हम चेंज करते हैं तो ई एल की वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि आदर्श वोल्टता स्रोत की डेफिनेशन के अनुसार ठीक नहीं। तो इस वास्तविक वोल्टता स्रोत को हम आदर्श वोल्टता स्रोत में कैसे बदलें, उसका तरीका है कि यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें हैं, जेड इन और जेड एल। तो इस जेड इन की वैल्यू हम इतनी कम कर दें, किसकी तुलना में, जेड एल की तुलना में, या जेड एल का मान जेड इन की तुलना में बहुत अधिक हो। और इस तुलनात्मक अध्ययन में यदि हम जेड इन को नगण्य मान ले, जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन इतनी कम है कि उसको नगण्य मान लें, तो उस स्थिति में इस समीकरण से जेड इन को हटाया जा सकता है। और अगर जेड इन को हटा दिया जाए तो इक्वेशन का रूप आता है अपने पास कि ई एल इज इक्वल टू ई जेड एल अपॉन जेड एल। जेड एल से जेड एल कैंसिल हो जाएगा, तो लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज ई एल इज इक्वल टू अपने को मिलता है ई। अर्थात यदि इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू एक्सटर्नल इम्पीडेंस से बहुत कम हो तो वास्तविक वोल्टता स्रोत आदर्श वोल्टता स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। इस स्थिति में अब अपन चाहे बाह्य प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी ही रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, लेकिन उसके सिरों पर वोल्टेज का मान सदैव कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट कितना रहेगा, ई एल इज इक्वल टू ई के तुल्य। नेक्स्ट डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।